वंस अगेन वेलकम बैक टू @ERVS सर चैनल, जहाँ पर हम लोग 10th क्लास की फिजिक्स को पढ़ रहे हैं। तो इस फिजिक्स में हम लोग 4th नंबर चैप्टर इट मीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, विद्युत चैप्टर है, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उसमें कुछ टॉपिक हम लोगों ने कवर कर चुके हैं और कुछ लेक्चर कवर कर चुके हैं। अब हम लोगों का जो लेक्चर है, ये आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैं थोड़ी सी अगर पिछले क्लास में जाऊँ, अगर पिछले लेक्चर की मैं बातें करूँ, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन, उसका डिफिनेशन के बारे में हम लोगों ने जाना था। जैसे बोला जाए कि कोई भी रेजिस्टेंस है, कोई भी रजिस्टर है, उस रजिस्टर को कितने टाइप से हम लोग कंबाइन करते हैं, किसी भी सर्किट के अंदर किस तरह से हम लोग उसका कम्बिनेशन करते हैं, वो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा था। तो देखिए, दो टाइप से हम लोग कम्बिनेशन करते हैं। कोई भी सर्किट है, उसमें हम लोग जो रजिस्टर होता है, कोई भी रजिस्टर होता है, उसका जो हम लोग संयोजन करते हैं, कम्बिनेशन करते हैं, वो दो टाइप से करते हैं। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन, जिसको हम लोग सीरीज कम्बिनेशन बोलते हैं। और सेकेंड है हम लोगों का समानांतर क्रम संयोजन, जिस समानांतर क्रम को अगर बातें करें तो हिंदी में हम लोग पार्श्व क्रम भी बोलते हैं, पार्श्व क्रम संयोजन भी बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल कम्बिनेशन। तो आइए देखते हैं हम लोग कि सीरीज कम्बिनेशन है। सीरीज कम्बिनेशन में एक सीरीज में रजिस्टर ऐड रहता है, यानी कि कोई भी फर्स्ट रजिस्टर है, इसका सेकेंड इंड जैसे समझ लीजिए कि ये जो रजिस्टर है, इस रजिस्टर का फर्स्ट इंड और इसी का ये सेकेंड इंड, तो इसका सेकेंड इंड सेकेंड वाला रजिस्टर का फर्स्ट इंड से कनेक्टेड रहता है। फर्स्ट वाला रजिस्टर का सेकेंड इंड और सेकेंड वाला रजिस्टर का फर्स्ट इंड से कनेक्टेड रहता है। फिर सेकेंड रजिस्टर जो होता है, दूसरा जो रजिस्टर होता है, दूसरा जो प्रतिरोध होता है, वो तीसरे प्रतिरोध के फर्स्ट इंड और दूसरे प्रतिरोध के सेकेंड इंड से कनेक्टेड रहता है। तो इस तरह से हम लोगों का सीरीज कम्बिनेशन होता है। बट अगर बातें करें पैरेलल कम्बिनेशन में, तो पैरेलल कम्बिनेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है। पैरेलल कम्बिनेशन में जो होता है, करंट का जो फ्लो का डायरेक्शन होता है वो चेंज हो जाता है, और चेंज होने के बाद इसमें होता है कि दो रजिस्टर अगर है, यहाँ पर समझिए R1 और यहाँ क्या है R2, यहाँ दो प्रतिरोध लगा हुआ है। तो दोनों प्रतिरोध को किसी से किसी को कोई मतलब नहीं होता है, किसी का भी कोई इंड किसी से कनेक्शन नहीं रहता है। ये एक पैरेलल कम्बिनेशन में होता है। इसका मीनिंग है कि फर्स्ट वाला जो रजिस्टर है और सेकेंड वाला जो रजिस्टर है, ये एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होता है। अब आइए देखते हैं हम लोग, अब इसी को आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, आगे देखते हैं हम लोग कि इसी का पढ़े हुए थे पिछले क्लास में। श्रेणी क्रम समूहन जो है, संयोजन है, सीरीज कम्बिनेशन के बारे में हम लोग जाने थे। तो थोड़ा सा मैं बता दूं कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों के संयोजन से पहले प्रतिरोधक के दूसरा सिरा तथा दूसरे प्रतिरोधक के पहला सिरा, फिर दूसरे प्रतिरोधक के दूसरा सिरा और तीसरे प्रतिरोधक के पहला सिरा, फिर इसी तरह आगे बढ़ते चले जाएंगे। तीसरा में आएंगे तो दूसरे का पहला, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा और तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा जब एक दूसरे से संयोजित हो इस तरह से, तो ऐसे संयोजन को, ऐसे कम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम समूहन बोलते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं, सीरीज कम्बिनेशन बोलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो क्या लिखते हैं, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, सेम चीज़ है। यहाँ एक बैटरी का यूज करके एक अमीटर के हेल्प से स्विच लगाकर और तीन प्रतिरोधों को एक सीरीज में हम लोग कनेक्ट कर दिए हैं। और जब भी सीरीज में हम लोग कनेक्ट करते हैं, सीरीज कम्बिनेशन करते हैं, तो सीरीज कम्बिनेशन में वोल्टेज जो होता है डिफरेंट हो जाता है। क्योंकि फर्स्ट इंड पर अगर देखा जाए वोल्टेज सबसे हाई होता है, फिर सेकेंड रजिस्टर के बाद अगर हम देखेंगे वोल्टेज, तो वहाँ डिफरेंट हो जाएगा। फिर थर्ड रजिस्टर के बाद देखेंगे तो वहाँ भी डिफरेंट हो जाएगा। इसका मीनिंग है कि अगर पहले रजिस्टर को जहाँ कनेक्ट किया गया है, संयोजित किया गया है, वहाँ पर हम लोगों का वोल्टेज सबसे अधिक होगा। उसके बाद दूसरे रजिस्टर होगा, वहाँ के बाद अगर हम लोग वोल्टेज देखेंगे तो वहाँ पर वोल्टेज हम लोगों का उससे कम मिलेगा। फिर उसके बाद देखेंगे तो उससे कम होगा। तो सीरीज कम्बिनेशन में वोल्टेज क्या होता है, डिक्रीज करते हुए चला जाता है, कम होते हुए चला जाता है। लेकिन यही पैरेलल कम्बिनेशन में जाएंगे तो ऐसा नहीं होता, वहाँ पर वोल्टेज सेम हो जाता है, लेकिन करंट डिवाइड होते चला जाता है, वहाँ डिफरेंट हो जाता है। तो देखिए, अब इसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे। तो इसका डेरिवेशन करने के लिए हम लोग ध्यान से आप बोर्ड पर देखेंगे कि डेरिवेशन हम लोगों को कैसे करना है। तो डेरिवेशन करने से पहले क्या करना है हम लोगों को, कि ये जो डायग्राम है, आप इस डायग्राम को एक बार ध्यान से आप देखिए इसको ध्यान से।
चलिए अब देखिएगा, यहाँ डेरिवेशन हम लोगों को करना है। तो डेरिवेशन करने के लिए जो डायग्राम यहाँ दिया हुआ है, जो भी डायग्राम आपको दिया हुआ है, इस डायग्राम में हम लोगों को क्या करना है, देखना है क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। तो अगर ये समझे हम कि यहाँ से यहाँ का वोल्टेज मैं मेजर करूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का वोल्टेज मेरा क्या है, V1। यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज है क्या है हम लोगों का, V1। फिर यहाँ से देखेंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो वोल्टेज है V2। फिर देखेंगे यहाँ से लेकर इस पॉइंट से यहाँ तक का जो वोल्टेज है क्या है, V3। इसका मीनिंग क्या है कि जैसे हम लोगों का फर्स्ट रजिस्टर है, इस रजिस्टर पर अगर वोल्टेज मेजर किया गया तो V1 आ गया, सेकेंड रजिस्टर पर वोल्टेज मेजर किया गया तो V2 आ गया, और यहाँ थर्ड रजिस्टर पर वोल्टेज मेजर किया गया तो V3 आ गया। तो मैं क्या लिखूंगा कि माना कि एक सर्किट में, क्या लिखेंगे, माना कि एक सर्किट में तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, जिसमें प्रवाहित करेंट का मान, प्रवाहित विद्युत धारा का मान I है। सब में क्या है, I है, क्योंकि करंट तो एक ही पास कर रहा है सब में। यही करंट है कि फर्स्ट रजिस्टर में जा रहा है, फिर उसके बाद सेकेंड रजिस्टर में यही करंट जा रहा है, फिर थर्ड रजिस्टर में यही करंट जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि डिफरेंट करंट जा रहा है। तो एक I है, तथा इसमें पहले रजिस्टर पर वोल्टेज V1 तथा दूसरे रजिस्टर पर वोल्टेज V2 तथा तीसरे रजिस्टर पर वोल्टेज V3 है। या ऐसे आप सिंपल वे में लिखना होगा तो लिख सकते हैं, इसमें वोल्टेज V1 V2 V3 है। और इस सर्किट को तैयार करने के लिए एक एमीटर ए तथा एक स्विच के हेल्प से इस सर्किट को तैयार किया गया है। तो आइए अब इसी को लिखते हैं। तो मुझे इसमें तुल्य प्रतिरोध, जिसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, ये हम लोगों को निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पर, अगर देखा जाए तो इसका थोड़ा सा कंसिडरेशन लिखेंगे। सबसे पहले कोई भी डेरिवेशन लिखने से पहले हम लोग काम क्या करते हैं, कंसिडरेशन लिखते हैं। तो डेरिवेशन के लिए क्या करेंगे, कंसिडरेशन मैं लिखता हूँ। सबसे पहले जो चीज़ में कंसिडरेशन का मीनिंग है, जो यहाँ पर दिया हुआ है उसको लिखना। तो लिखूंगा माना कि तीन प्रतिरोध R1 R2 एवं R3 किसी सर्किट का मीनिंग क्या है, परिपथ, किसी परिपथ में इस प्रकार जुड़ा है, इस प्रकार से जोड़ा गया है, इस प्रकार से जोड़ा गया है कि इसमें वोल्टता, क्या लिखेंगे, वोल्टता या वोल्टेज V1 V2 V3 है। इसमें प्रवाहित करंट जो है, इसमें जो प्रवाहित करंट है, इसमें जो प्रवाहित करंट है, मैं डायग्राम को थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। देखेंगे कि इसमें प्रवाहित करंट जो है, अब देखेंगे इसमें क्या मैं लिखूंगा, इसमें तथा इसमें प्रवाहित विद्युत धारा I है।
समझ गए यहाँ तक? तो मुझे क्या ज्ञात करना है, तो मुझे तुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो मैं लिख सकता हूँ, तो हमें या मुझे, तो मुझे तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। देखिए ध्यान से आप देखेंगे, ये जो मैंने कंसिडरेशन लिखा है ये जरूरी नहीं है कि मैंने जो लिखा है वही आप याद करेंगे। यहाँ पर आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, बस इसमें आपको अपने मन से लिखना है, की पॉइंट क्या रखना है उसको लेकर की पॉइंट को पकड़ना है और लिख लेना है। की पॉइंट कहने का मीनिंग है कि इसमें 3 ठो रेजिस्टेंस है, R1 R2 जुड़ा हुआ होना चाहिए, वोल्टेज जो होना चाहिए डिफरेंट होना चाहिए, उसके बाद करंट जो होना चाहिए हर एक रेजिस्टेंस के पास सेम करंट पास करना चाहिए। यानी कि एक ही करंट है, आई करंट पास कर रहा है, तो सब में क्या करंट पास करना चाहिए, आई ही पास करना चाहिए, बट वोल्टेज डिफरेंट हो जाएगा। अब इतना लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, अब हम लोग लिखेंगे किसका यूज करेंगे, इसमें जो है ओम्स लॉ का यूज होगा। अब मैं देखूंगा कि यहाँ पर क्या है, जो मैंने लिखा उसको अगर देखा जाए तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम के नियम के अनुसार, इतना इंग्लिश लिख लेंगे। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम के नियम के अनुसार हम लोग क्या, ओम्स लॉ होता क्या है ये बताइएगा। आप अगर पढ़े होंगे, पिछला क्लास देखे होंगे, तो आपको पता होगा कि ओम्स लॉ होता क्या है। तो ओम्स लॉ जानने के लिए आप बताइए कि V इक्वल टू आई आर पढ़े थे क्या, V इज इक्वल टू आई आर, यही ओम्स लॉ होता है। V इज इक्वल टू आई आर, इसमें क्या बोला जा रहा है, वोल्टेज जो है हम लोगों का डिफरेंट है, वोल्टेज क्या है, डिफरेंट है। तो V इज इक्वल टू आई आर, ये हम लोगों का ओम के नियम से हम पता है। जहां पर इसमें V क्या है, V वोल्टेज, I क्या है, फ्लोइंग करंट है। V जो है, V हम लोगों का वोल्टेज है, V क्या है, वोल्टेज, वोल्टेज इन सर्किट। उसके बाद आई क्या है, फ्लोइंग करंट इन सर्किट। यहाँ पर मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ और वहाँ पर हिंदी में है ही, फ्लोइंग करंट है। उसके बाद आर क्या है, आर ही तो मेरा क्या है, रेजिस्टेंस है, आर हम लोगों का रेजिस्टेंस है, आर हम लोगों का क्या है, रेजिस्टेंस है। अब यहाँ से ओम्स लॉ का हेल्प लेना है। अगर इस सर्किट में अब अगर देखा जाए कि टोटल जो हम लोगों का वोल्टेज ड्रॉप है, वोल्टेज ड्रॉप कहने का मीनिंग है जो वोल्टेज है, फर्स्ट जो पॉइंट है, फर्स्ट रेजिस्टेंस है, यहाँ पर वोल्टेज सबसे ज्यादा, उसके बाद इससे कम, उसके बाद उससे कम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज ड्रॉप। तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप मुझे निकालना होगा। अगर टोटल वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना है तो मैं लिखूंगा यहाँ टोटल वोल्टेज ड्रॉप, टोटल वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू टोटल टोटल वोल्टेज ड्रॉप, टोटल वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू, जिसको मैं V मान लेता हूँ, क्या मान लूँ, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ, टोटल वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। बताइए यहाँ तक क्लियर है क्या, V1 प्लस V2 प्लस V3, टोटल वोल्टेज ड्रॉप जो होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हम लोगों का वैल्यू है क्या, यहाँ पर जो आई आर वैल्यू है क्या है, आई आर। अब इसमें जो हम लोगों का रेजिस्टेंस है, कितना रेजिस्टेंस एड है, 3 रेजिस्टेंस, R1 R2 R3। तो इस पॉइंट पर जो मेरा वोल्टेज ड्रॉप होगा क्या होगा, पहले यहाँ पर जो हम लोगों का वोल्टेज होगा, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, इस पॉइंट पर जो लिखूंगा V इक्वल टू आई आर, तो आई और आर लिखूंगा V1 के प्लेस पर, और V2 पर क्या होगा, V2 पर जो मेरा होगा आई आर टू, फिर V3 पर आई आर थ्री। अब देखेंगे मैं लिख रहा हूँ तो ज़्यादा क्लियर होगा आपको। अब देखिएगा यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि V इज इक्वल टू, इसी को मैं एक बार और लिख ले रहा हूँ, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V इज इक्वल टू मेरा क्या है यहाँ पर, V इज इक्वल टू है आई आर, मैं लिख दिया यहाँ फॉर्मूला, आई आर रख दिया, इज इक्वल टू। अब V1 पर देखेंगे, V1 पर मेरा क्या आएगा, इस डायग्राम से देखेंगे V1 पॉइंट पर रेजिस्टेंस मेरा R1 है और करंट का फ्लो I, करंट का फ्लो I और रेजिस्टेंस R1, इसी को लिखेंगे आई R1 लिख सकते हैं। V1 के प्लेस पर V1 फाइंड करेंगे तो आई R1 प्लस V2 पॉइंट पर अब देखेंगे, फिर यहाँ पर देखिएगा कि V2 पॉइंट है, V2 पर जो रेजिस्टेंस है R2 है और करंट का फ्लो I, करंट तो सेम है, I है, तो I R2 हो जाएगा क्या। अब यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, I R2
इसी प्रकार V3 पर क्या हो जाएगा IR3, क्योंकि करंट सब जगह सेम पास कर रहा है, एक ही करंट पास कर रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस डिफरेंट है और वोल्टेज भी डिफरेंट है। जब वोल्टेज डिफरेंट है तो वोल्टेज का वैल्यू V का वैल्यू भी डिफरेंट आएगा। अब यहाँ तक क्लियर है। अब देखेंगे यहाँ कि इसमें I जब सेम है तो I कॉमन ले सकते हैं क्या? जब I कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ से आई आर इज इक्वल टू आई बाहर आएगा, यहाँ से मेरा हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, यही बचेगा क्या? अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ से I और I कैंसिल आउट हुआ। अगर यहाँ से I कैंसिल आउट हुआ तो फिर देखेंगे हम लोग क्या आएगा यहाँ। अब यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कि यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ से मुझे फाइंड करना है तो ध्यान से आप देखिए, यहाँ से मेरा वैल्यू जो आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो वैल्यू आ गया R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब एक बात बताइए, ये जो R1 R2 और R3 किसके लिए फाइंड किए हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, श्रेणी क्रम के लिए। तो श्रेणी क्रम का इंग्लिश क्या होता है? सीरीज। उसका एस उठाएंगे और इस आर में लगा देंगे। किसमें लगा देंगे? इस आर में लगा देंगे, या कभी कभी आप ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो ये हम लोगों का टोटल रेजिस्टेंस है, क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कभी कभी आपको ऐसे भी मिलेगा, आर एन भी मिल सकता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। कभी कभी आपको यही चीज सेम चीजें हैं, ये दोनों सेम है, या कभी कभी आपको ऐसे भी मिल सकता है R इक्विवेलेंट, R इक्यू इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से। अब एक बात बताइए, इतने तरीक़ा से, या कभी कभी ओनली आर भी, आर तो यहाँ है तो आर इज इक्वल्स टू भी ऐसे मिल सकता है। तो ये देखकर आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह से हम लोग इसको डिराइव कर लिए। तो ये हम लोगों का था सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या था? सीरीज कॉम्बिनेशन का। तो ये फॉर्मूला आप माइंड में बिल्कुल ही सेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? माइंड में सेट करेंगे। अगर 2 मार्क्स में आती है, 2 मार्क्स में अगर डेरिवेशन आता है तो ऐसे आप लिखेंगे, आपका फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो ये हम लोगों का था किसमें? सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन, ये जो हम लोगों का था क्या था? सीरीज कॉम्बिनेशन था, श्रेणी क्रम समूहन था। मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो आप काम क्या करेंगे, इसको एक बार और ध्यान से देखेंगे, माइंड को शांत करके। 100% आपको समझ में आएगी। अगर समझ में आ जाती है तब भी आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि हाँ सर समझ में आ गया। अगर नहीं आती है तब भी आप लिखेंगे कि समझ में नहीं आया, जिससे मुझे भी पता चल पाएगा कि कितना मुझे और एफर्ट लगाना है। अब आइए देखते हैं हम लोग इसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं। अब हम लोगों का है पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसको पार्श्वक्रम समूहन बोलते हैं, पार्श्वक्रम संयोजन बोलेंगे, या इसको समानांतर क्रम संयोजन बोलेंगे। इसमें क्या होता है कि पहले डेफिनीशन हम लोग देखते हैं, या डेफिनीशन से पहले एक काम करते हैं, हम लोग डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम को देख लेते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा आपका। अगर देखा जाए, डायग्राम मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, डायग्राम के हेल्प से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो आप देखेंगे यहाँ डायग्राम को, मैं यहाँ एक सर्किट तैयार कर रहा हूँ, एक परिपथ तैयार कर रहा हूँ। इसमें जो करंट है पहले क्या पास कर रही है? आई करंट। यहाँ से जो रास्ता है मैं डिफरेंट कर रहा हूँ। इसमें भी मैं 3 ही रेजिस्टेंस लगाऊंगा। एक माइंड में बात रखिएगा याद, आप 3 लगाइए, 4 लगाइए, 5 लगाइए, 6 लगाइए, जितना रेजिस्टेंस है आप अपने हिसाब से अपने आवश्यकता अनुसार यूज कर सकते हैं। किसी का भी उसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी का भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप 2 लगाएं, 3 लगाएं, जितना लगाना है आप उसमें आप रेजिस्टेंस लगाइए, अपना सर्किट तैयार कीजिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ देखिए कि मैंने एक सर्किट यहाँ पर तैयार कर दिया। मैंने एक सर्किट यहाँ तैयार कर दिया।
ये हम लोगों ने एक सर्किट तैयार किया जिसमें क्या है, ये पॉजिटिव, सॉरी, ए नेगेटिव चार्ज, ए है पॉजिटिव, ए नेगेटिव और ये है पॉजिटिव। अब नेगेटिव पॉजिटिव से यहाँ हम लोग को कोई मतलब नहीं है, मुझे ये पता है कि ये कौन सा है, कोई भी बैटरी है जो 20 वोल्ट के बैटरी है। चलिए आइए 24 वोल्ट का बैटरी मैंने लगा दिया। ये क्या है हम लोगों का, एक बैटरी है। अब इसमें जो करंट का जो फ्लो हो रहा है, आई करंट का फ्लो हो रहा है। किसका फ्लो हो रहा है, आई करंट का फ्लो हो रहा है। यहाँ आते ही ये जो जंक्शन पॉइंट दिख रहा है क्या, जहां से ये करंट पास करने की रास्ता है बदल चुकी है। एक रास्ता इधर की तरफ, एक रास्ता नीचे की तरफ और एक सीधा। यानी कि करंट यहाँ पर आने के बाद करंट 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, 3 रास्ते से जाना स्टार्ट कर देगी। कुछ करंट यहाँ से आने के बाद समझिए यहाँ से पास करेगी, जिसको मैं क्या नाम दे दूँ, I1। कुछ करंट इससे पास करेगा जिसका मैं क्या नाम दे दूँ, I2। कुछ करंट इधर से पास करेगा जिसका नाम मैं क्या दे दूँ, I3। यहाँ तक ठीक है। ये I3 हो गया, I2 हो गया, I1 हो गया। करंट 3 रास्ते से पास किया, क्योंकि इधर का जो इंस्ट्रूमेंट है उसको जितनी आवश्यकता होगी, जितनी करंट की आवश्यकता होगी उधर चला जाएगा, इधर बीच वाला जितना चाहिए वो अपना गेन करेगा, इधर वाला जितना चाहिए उतना अपना। 3 रास्ता से मीनिंग यही है कि 3 अलग अलग रास्ते से 3 प्रकार का, 3 तरह का हम लोगों का करंट इधर डिवाइड हो गया, 3 तरह से। अब आते हैं जो इसमें हम लोगों का रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो हम लोगों का रजिस्टर है ये क्या है, R1। इसमें R1 हो गया, यहाँ पर R2 और इधर क्या हो गया, R3। बताइए किसी प्रकार की प्रॉब्लम। लेकिन वोल्टेज जो होगा, क्योंकि एक ही जंक्शन पॉइंट से निकल रही है और एक ही जंक्शन पॉइंट पर क्या हो रही है, मिल रही है, तो इसके बीच का जो वोल्टेज होगा, इसके बीच का जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, सेम होगा। वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, एक V वोल्टेज मैंने लगा दिया, वोल्ट मीटर मैंने लगा दिया, जिसमें क्या हुआ, ये वोल्ट मीटर मेजर करेगा किसको, वोल्टेज को। 2 पॉइंट के बीच के विभवांतर को मेजर करना स्टार्ट करेगा। अब देखिए जो इसमें वोल्टेज है, वोल्टेज क्या है, सेम है, क्योंकि यहाँ से पास कर गया तो जो वोल्टेज इतना इसको मिलेगा वही वोल्टेज इसको, वही वोल्टेज इसको। यानी कि तीनों में करेंट जो पास करेगा अलग अलग, बट वोल्टेज जो होगा सेम होगा। करेंट अलग अलग और वोल्टेज सेम होगा। तो जब भी हम लोग समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो वोल्टेज क्या होगा, विभवांतर जो होगा सेम, इसमें प्रवाहित करेंट अलग अलग। अब डेफिनेशन पर आते हैं। अब डेफिनेशन जो यहाँ लिखा हुआ है, पार्श्व क्रम या समानांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध, कितना, 2 या 2 से अधिक, मिनिमम कितना होना चाहिए, 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध 2 बिंदुओं के बीच समानांतर रूप से संयोजित हो। 2 बिंदु क्या है, समझिए यहाँ ए है और यहाँ क्या है, बी है। यहाँ ए पॉइंट है और यहाँ क्या है, बी पॉइंट। 2 पॉइंट के 2 बिंदुओं के बीच में ऐड हुआ है, जो मैंने बोला जंक्शन पॉइंट। बीच समानांतर रूप से संयोजित हो तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा विभिन्न, मैंने अभी बताया अलग अलग, इसमें करंट पास कर रही है विभिन्न, एवं विभवांतर समान हो। विभवांतर क्या है, समान है, सब में वोल्टेज क्या है, सेम ही जा रहा है, पास क्या कर रहा है, इसमें भी भी, इसमें भी देखा जाए तो वोल्टेज भी, इसमें भी वोल्टेज भी और यहाँ पर भी वोल्टेज भी, सब में वोल्टेज क्या है, वोल्टेज हम लोगों का सेम है। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर, उस विभवांतर समान होता है तो उस संयोजन को, ऐसा संयोजन को हम लोग क्या कहेंगे, समानांतर क्रम संयोजन कहेंगे। तो मैंने जो डायग्राम में आपको समझाया वही डेफिनेशन में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को जब समानांतर रूप से इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि जिसमें प्रवाहित विद्युत धारा का मान डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है, एवं दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होगा वो समान होगा, तो इस तरह के संयोजन को हम लोग समानांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये डायग्राम के हेल्प से आप डेफिनेशन को भी समझ चुके होंगे। और ये जो डेफिनेशन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है या पूछा जा सकता है इस बार भी कि समानांतर क्रम और श्रेणी क्रम में डिफरेंस बताएं, या समानांतर क्रम क्या होता है उसके लिए आप उसे सिद्ध करके बताएं। तो ये जो प्रूफ है, तो प्रूफ के लिए अगर इसका भी हम लोग देखते हैं, इसका भी डेरिवेशन मुझे देखना है, तो आप ध्यान से देखते चलेंगे कि मुझे क्या करना है, इसका भी डेरिवेशन करना है। डेरिवेशन मैं बोल रहा हूँ, डेरिवेशन कहने का मीनिंग है इसको सिद्ध करना है कि आता कैसे है, इसका फॉर्मूला कैसे डेराइव होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका कंसिडरेशन फिर वही चीज़ लिखेंगे
जैसे मैंने श्रेणी क्रम में बताया था वैसा ही इसका भी लिख लेना है। जो मैंने डायग्राम में बनाया है उसी को देखकर आपको यहाँ लिख देना है। अब कंसिडरेशन आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसके लिए आपको काम क्या करना है, आप ध्यान से बोर्ड पर नज़र को रखेंगे। अब इस नज़र को रखेंगे, अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि एक विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 को इस प्रकार से जोड़ा गया है कि उसमें प्रवाहित विद्युत धारा I1, I2, I3 तथा विभवांतर भी है। लिख देंगे, यहीं लिखिए पहले, माना कि किसी परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोधों को इस प्रकार, 3 प्रतिरोधों, ऐसे लिखिए, 3 प्रतिरोधों क्या लिखेंगे, R1, R2 एवं R3 को इस प्रकार से समूहित किया गया है या संयोजित किया गया है या जोड़ा गया है। तीनों लिख सकते हैं। इस प्रकार से जोड़ा गया है जिसमें प्रवाहित विद्युत धारा क्या है, I1, I2 एवं I3 है। क्या है, I3 है। तथा विभवांतर क्या है, विभवांतर जो है विभवांतर भी है। तो इसमें मुझे क्या फाइंड करना है, तुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसमें भी मुझे फाइंड करना है। तो हमें तुल्य प्रतिरोध, अच्छा मैं तुल्य लिखूं या समतुल्य लिखूं, बात एक ही है। तुल्य लिखिए या कहीं कहीं आपको समतुल्य भी मिल सकता है। तुल्य या समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ये हम लोगों का कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन देखकर आप घबराएंगे नहीं। कंसिडरेशन मैं बार बार अम्पटीम टाइम्स आई एम सेइंग टू you can take any types of, in your language you can write this consideration। आप अपने लैंग्वेज में, आप अपने तरीका से, अपने सोच के अनुसार आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जो यहाँ पर दिया हुआ है बस की पॉइंट ही आपको पकड़ना है। R1, R2, R3 वोल्टेज सब में क्या है, V है, यानी कि विभवांतर है, सेम है। उसके बाद हम लोगों का क्या है, जो यहाँ करंट जो पास कर रहा है, डिफरेंट पास कर रहा है, अलग अलग पास कर रहा है, तो I1, I2 और I3 है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर। अब हम लोग फिर यहाँ पर भी ओम्स लॉ का हेल्प लेंगे। किसका लेंगे, ओम्स लॉ के बिना कुछ नहीं हो सकता है। अब आइए हम लोग काम क्या करेंगे, इसमें ओम्स लॉ का हेल्प लेंगे। अब ओम्स लॉ पर हम लोग आते हैं, देखेंगे यहाँ ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या लिखूंगा मैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम के नियम के अनुसार, इसको हिंदी में क्या लिखते हैं, ओम के नियम के अनुसार। अब फिर ओम्स लॉ आप बताएंगे, क्योंकि ओम्स लॉ बार बार आ रहे हैं, तो ओम्स लॉ आपको याद हो जाना चाहिए। कि ओम्स लॉ में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, V इज इक्वल्स टू आई आर, हम लोगों ने पढ़ा था क्या, V इज इक्वल्स टू आई आर। अब मुझे ये लिखने की फिर से जरूरत नहीं है, फिर से मुझे नहीं बताना है कि V क्या है, विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज है, और I क्या है, करंट है, फ्लोइंग करंट, विद्युत धारा, R क्या है, रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है। अब यहाँ से मुझे निकालना है कि पहले वाला में जो सीरीज कॉम्बिनेशन में था वोल्टेज डिफरेंट था, अलग अलग था, तो उस समय V का मान मैंने निकाला था। अभी क्या है, अभी करंट का मान अलग अलग है, I का मान अलग अलग है, I1, I2, I3 है।
तो यहाँ ओम्स लॉ से आई का मान आपको निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? आई का मान। अब यहाँ से आई का मान मैं निकालूंगा तो आर को इधर लेकर आऊंगा तो वी बाई आर इज इक्वल टू आई होगी क्या यहाँ तक। इसी को मैं अगर अरेंज कर लूँ तो यहाँ आई इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? वी बाई आर। बोलिए यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर बिल्कुल आप लिख सकते हैं तो इसी का तो यूज करना है। अब इसको यूज कैसे करना है अब देखेंगे हम लोग। यहाँ पर जो करंट होगा तो क्या लिखेंगे यहाँ? टोटल करंट फ्लोइंग इन सर्किट। इस सर्किट के अंदर, इस सर्किट के अंदर जो आई है, आई करंट इधर से पास कर रही है बैटरी से हम लोगों का आई करंट पास कर रही है। फिर यहाँ से बाहर जब निकलेगा तो आई निकलेगा। अब यहाँ देखिए तो टोटल करंट ही तो डिवाइड हुआ है ना, तो आई इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? I1 प्लस I2 प्लस I3 लिख सकते हैं क्या? क्योंकि यही टोटल करंट है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ नाउ। अब मुझे लिखना है यहाँ, क्या लिखना है? आई इज इक्वल टू, जिसको हम लोग टोटल विद्युत धारा, कुल विद्युत धारा लिख सकते हैं। आई इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ I1 प्लस I2 प्लस I3। बोलिए इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आई करंट ही आगे जाकर 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है। तो तीनों पार्ट का जो करंट होगा ऐड कर देंगे तो मुझे आई के बराबर मिल जाएगा। अब आई का वैल्यू मैंने क्या निकाला है यहाँ ओम्स लॉ से? आई का वैल्यू क्या है? वी बाई आर। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा क्या? वी बाई आर इज इक्वल्स टू I1। अब I1 के लिए आप देखेंगे इस डायग्राम में I1 का बात चल रहा है। I1 के लिए प्रतिरोध क्या है? R1 और वोल्टेज क्या है? V। प्रतिरोध क्या है? R1 और वोल्टेज क्या है? V। I2 के लिए I2 जिससे पास कर रहा है, इसमें प्रतिरोध क्या है? रेजिस्टेंस हम लोग का R2 और इसके लिए वोल्टेज V जो विभवांतर है V है। फिर यहाँ I3 के लिए देखेंगे जो हम लोगों का रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है R3 और वोल्टेज क्या है? V। इसी तरह इस तीनों पॉइंट पर हम लोग निकालेंगे तो इसके लिए V बाई R1 हो जाएगा, इसके लिए V बाई R2 और I3 के लिए V बाई R3। अपने उस पॉइंट पर अब आते हैं। I1 के लिए क्या हो जाएगा? V बाई V इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर विभवांतर सब में सेम है, तो V बाई R1। I2 पर आएंगे तो V बाई R2। फिर I3 पर आएंगे तो V बाई R3। यहाँ तक क्लियर है क्या? अगर यहाँ तक क्लियर है तो आप फिर से देखेंगे यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर आप ध्यान से अगर देखते हैं तो अगर ध्यान से आप देखेंगे, चलिए अब आप देख लेंगे यहाँ। अब देखिए यहाँ से मुझे क्या निकालना है। इसमें देखिए कॉमन क्या है? इसमें भी V, इसमें भी V, इसमें भी V को बाहर निकालेंगे तो मेरा जो वैल्यू आएगा यहाँ मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? तो V बाई आर इज इक्वल्स टू V बाहर लाए और इधर से 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। बोलिए यहाँ तक मैं लिख सकता हूँ क्या? आप देखते रहेंगे, मैं लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि बस इसमें सब में भी है, सेम चीज़ें है तो मैंने बाहर कर लिया। और इस तरह से हम लोग ये लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए V इसका और V इसका कैंसिल आउट हो जाएगा क्या? कैंसिल आउट कैसे होता है? ये इसके नीचे आ जाएगा तो V भी कैंसिल आउट। अब यहाँ पर बचा क्या मेरा? 1 बाई R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। क्या होगा? मैंने ये लिख दिया। तो आपका फॉर्मूला एक ये हो गया। कुछ किताब में, कुछ बुक्स में आपको क्या मिलेगा? ऐसे भी मिलेगा 1 अपॉन आर पी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये लिख सकते हैं क्या? अब आर पी मैंने इसलिए लिखा क्योंकि किस समूहन के लिए था, किस संयोजन के लिए था? समानांतर पार्श्वक्रम समूहन के लिए, समानांतर संयोजन के लिए था, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो उसका पैरेलल का उठाए पहला लेटर P और ला कर रख दिए रेजिस्टेंस के पास। तो ये हम लोगों का RP है। ये जो RP है ये हम लोगों का क्या है? इक्विवेलेंट। ये है हम लोगों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? तुल्य प्रतिरोध। इसको मैं क्या बोलूँगा? तुल्य बोलिए या समतुल्य बोलिए। एक चीज माइंड में रखेंगे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपका प्रतिरोध एक यहाँ पे लगा रहे या 2 लगा रहा है, 3 लगा रहा है, 4 लगा रहा है, 5 लगा रहा है, जितना मर्जी उतना आप लगा सकते हैं, क्योंकि 1 बाई आर
इज इक्वल्स टू, आप ये भी लिख सकते हैं 5 रेजिस्टेंस लगाना है तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। अगर 6 लगाना है तो ऐसा ही 6 भी कर सकते हैं। सेम केस आपका सीरीज के लिए भी होगा, तो इसके लिए भी होगा और उसके लिए भी होगा। तो बताइए यहाँ तक किसी प्रकार की डाउट, किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। अगर डाउट आपको क्रिएट हो रही होगी तो मैं आशा करता हूँ कि किसी प्रकार की आपको डाउट नहीं होनी चाहिए। मैं अपना इतना तो एफर्ट लगा रहा हूँ। अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं। अब ये जो डेरिवेशन है आप 100% कर लेंगे। इससे एक न्यूमेरिकल रहे, एक क्वेश्चन गारंटी के साथ, आपका एक क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे वो आपका थ्योरेटिकल हो, वो रहेगा ही रहेगा। लिख कर आज रख लीजिए। तो हम लोगों ने यहाँ श्रेणी क्रम पढ़ लिया। क्या क्या हम लोगों ने देखा, यहाँ से देखा श्रेणी क्रम इसका, उसके बाद हम लोगों ने देखा ओम्स लॉ का यूज करके इसको डेराइव किया। फिर हम लोगों ने समानांतर क्रम में देखा। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर इसको भी डेराइव कर लिया। इस तरह से अब इसका एक छोटा सा पार्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, हाउ टू डेराइव और हाउ टू एक्सप्लेन इट। अब हम लोग बातें करें कि यहाँ पर समानांतर क्रम और श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम संयोजन है, समूहन है, उसके बीच में डिफरेंस क्या होता है उसको हम लोग अब जान लेते हैं और अपने इस लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबे वीडियो भी ठीक नहीं है। आइए देखते हैं। अब हम लोगों को क्या देखना है, अब हम लोगों को देखना है यहाँ पर समानांतर क्रम लिखा हुआ है। आपके समय को बचत करने के लिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ श्रेणी क्रम और समानांतर या पार्श्व संयोजन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप पहले मेरी बातों पर फोकस करेंगे, आप मेरी बातों पर कंसंट्रेट करेंगे, उसके बाद तो हम लोग ये पढ़ ही लेंगे, क्योंकि लिखा हुआ आपके बुक में भी है, आप समझने का ट्राई करेंगे कि श्रेणी क्रम में हम लोग क्या काम करते थे। पहला श्रेणी क्रम का अगर लेते हैं तो श्रेणी क्रम का देखा जाता था कि श्रेणी क्रम में जो हम लोगों का क्या होता था, हमेशा एक सीरीज में ऐड करते थे। क्या चीज़ में, सीरीज में कंबाइन करते थे। इसका मीनिंग है कि सीरीज में, श्रेणी क्रम में जो हम लोगों का वोल्टेज होता था, विभवांतर होता था, तो क्या होता था, अलग अलग होता था, भिन्न भिन्न होता था। लेकिन यहीं आ जाते हैं समानांतर क्रम में, तो समानांतर क्रम में विभवांतर सब जगह भी ही था, लेकिन श्रेणी क्रम में V1 V2 V3। तो यही पहला हम लोगों का डिफरेंस क्या हो गया, श्रेणी क्रम में जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसमें विभवांतर अलग और समानांतर में समान होता है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, अगर श्रेणी क्रम में आते हैं तो करेंट जो पास करेगा सेम होगा, सब जगह करंट आई ही होगा। यानी कि करंट श्रेणी क्रम में जो करंट होगा, विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है, आई का मान तीनों पॉइंट पर, चारों पॉइंट पर जितना पॉइंट होगा सब जगह समान होगा। लेकिन यही चीज़ आ जाते हैं समानांतर क्रम में, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो यहाँ पर जो हम लोगों का करंट, फ्लोइंग करंट है, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का मान है बदल जाता है, I1 I2 I3 हो जाती है। क्लियर है। उसके बाद लास्ट एक और है, एक और हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है, देखिएगा आप पहले पढ़ लेते हैं। इसमें जो है, इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या होता है, समान होता है। विद्युत धारा का मान समान होता है, आई है आई। इसमें विद्युत धारा का मान समान नहीं होता है, भिन्न भिन्न होता है। इसमें जो है विभवांतर भिन्न भिन्न होता है, और इसमें जो है विभवांतर समान होता है। और इसमें जो है, इसमें जो तुल्य प्रतिरोध आती है, इसमें जो तुल्य प्रतिरोध देखेंगे, थोड़ा सा पीछे आते हैं। जैसे मैं आ रहा हूँ किसमें, इसमें देखेंगे ये क्या है, हम लोगों का श्रेणी क्रम है। इसमें जो श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध आया था, तो R1 R2 R3 सबको ऐड कर दिए। यानी कि डायग्राम में अगर आएंगे यहाँ, तो देखिए यहाँ डायग्राम में अगर यहाँ R1 है, R2 है, R3, अगर ये 2 ओम है, 3 ओम है, 4 ओम है, सबको ऐड करेंगे तो किसी भी इसमें एक से कंपेयर करेंगे तो सब उससे ज़्यादा होगा। समझ गए। तो तुल्य प्रतिरोध का मान जो होता है, इसमें जुड़े हुए प्रतिरोधों के मान से अधिक होता है। फिर हम लोग आ जाते हैं अब समानांतर क्रम में देखते हैं। तो समानांतर क्रम में इसमें होता है, इसमें देखिए R1 R2 R3, तो इसका क्या अभी हम लोग फाइंड किए, ये वाला फाइंड किए 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इस सबको जब ऐड करेंगे, यहाँ से RT का जो वैल्यू निकालेंगे, तो ये जो मान होगा इससे ज़्यादा होगा। इसमें किसी से भी क्या, सॉरी ज़्यादा नहीं, कम होगा। R1 से भी कंपेयर करेंगे तो कम, R2 से भी कंपेयर करेंगे तो कम, और R3 से भी कंपेयर करेंगे तो कम आएगा हम लोगों का वैल्यू। तो यही आपका लिखा हुआ है तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान संयोजन में जुड़े प्रतिरोधों के मान से अधिक होता है। समझ गए।
लेकिन इसमें है कि इसमें तुल्य प्रतिरोध का मान संयोजन में जुड़े प्रतिरोधों के मान से अधिक अधिक नहीं कम होता है। यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा, यहाँ पर सुधार लेंगे, यहाँ पर अधिक नहीं कम होता है। क्या होता है? कम होता है। इसमें तुल्य प्रतिरोधों का मान संयोजन में जुड़े प्रतिरोधों के मान से क्या होता है? कम होता है। तो इस तरह से हम लोगों का डिफरेंस है। एक दो डिफरेंस और भी आप किताब पढ़ेंगे, आप अपने मर्जी से जो कुछ भी होगा, जैसे ये भी लिख सकते हैं आप कि इसमें जो है बैटरी से कनेक्शन करते हैं तो इस पहला रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा और दूसरे रेजिस्टेंस का पहला सिरा ऐसे जुड़ा रहता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें समानांतर रूप से जुड़ा गया होता है, संयोजित रहता है। तो ये भी आप डिफरेंस ऐड कर सकते हैं, समझ गए? यानी कि कुल इसका मीनिंग क्या है कि दोनों का डेफिनेशन भी आप इसमें आसानी से लिख सकते हैं। दोनों का डेफिनेशन अगर लिख देंगे तो एक डिफरेंस ये हो गया। जितना भी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंस की बातें आएगा, अंतर की लिखने की बातें आएगा, तो सबसे पहला तो काम हम लोग करते हैं कि दोनों का डेफिनेशन लिख दीजिए, डेफिनेशन ही पहला अंतर हो जाता है। उसके बाद छोटा छोटा पॉइंट आता है जो यहाँ लिखा हुआ है, बाकी डेफिनेशन बताया हुआ है, एक और आप ऐड कर सकते हैं कि दोनों का डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग आज इसी टॉपिक के साथ, इसी पॉइंट के साथ हम अपने लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इस पर न्यूमेरिकल करेंगे, जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार कीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस लेक्चर को आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो आपके बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, गारंटी है। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं।